हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। स्वागत हो आप सभी का। सो यूपीएससी ईपीएफ एग्जामिनेशन अब जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। आपके पास यहाँ से 22 से 24 दिन बचते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 30 नवंबर को आपका पेपर है। तो अब यहाँ पर आप थ्योरी और नहीं पढ़ सकते, अब तुम्हें सिर्फ करना है रिवीजन। और रिवीजन के लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चन करें। तो उस सीरीज में मैं एक नई सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ, जो कि है महाकुंभ सीरीज। और इस महाकुंभ सीरीज में मैं आपको 5000 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जिसमें हम दो तरह के वीडियोस आपको दे रहे हैं। एक तो हम पीवाईक्यू के वीडियोस दे रहे हैं, दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियोस दे रहे हैं। पीवाईक्यू के वीडियोस में आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें आपको एक एक एस्पेक्ट के बारे में मैं बताता हूँ, सारे ऑप्शन से रिलेटेड या जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से बन सकते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की सीरीज, और यदि आप इन पूरे के पूरे 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ट्रस्ट में आपको कोई भी थ्योरी रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, तो मैं आपको बता दूं इन 5000 क्वेश्चन में ऑल सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को भी इंक्लूड हम इसमें करेंगे इन 5000 क्वेश्चन में। तो ऑल सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं, और इस एक महीने में मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं लगेगा, ईपीएफओ के एग्जाम में बैठेंगे आपको नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए नया है या आपने पढ़ा है। इसके बाद आप किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये तो पढ़ा पढ़ाया सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि हम इतना सारा पढ़ा देंगे आपको। ठीक है। अब बात आती है महाकुंभ सीरीज। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर ये डेमो क्लासेस आपको मिल रही हैं। इसकी जो ओवरऑल सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ये एप्लीकेशन पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक से डाउनलोड कीजिए और हमारा पीडीएफ पैकेज कोर्स एनरोल कीजिए। पीडीएफ पैकेज कोर्स जिसकी कीमत केवल 599 रुपये है, उसको आप एनरोल कीजिए। और इस कोर्स में जो है दोस्तों, आपको ये महाकुंभ सीरीज मिलेगी। और इस महाकुंभ सीरीज में ये 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 599 वाले पीडीएफ कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री चल रही है। यहीं पर आपको फैक्ट बेस्ड पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और आप सभी जानते हैं फैक्ट बेस्ड पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको वन शॉट रिवाइज करना है तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की तरफ। तो महाकुंभ सीरीज में आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अकाउंटिंग को। जी हाँ दोस्तों, सारे सब्जेक्ट में लूंगा वन बाय वन। तो आज हम अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज की क्लास में मैंने ईपीएफओ 2023 और एपीएफसी 2023 के सारे क्वेश्चंस उठा लिए। मतलब यूएओ और एपीएफसी, इनके सारे क्वेश्चन जो है मैंने उठा लिए यहाँ से दोस्तों। एक सेकंड का समय लूंगा दोस्तों मैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने ले लिए। मतलब आज की क्लास में हम ईओए और एपीएफसी 2023 को सॉल्व कर लेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 3500 क्वेश्चन में से 3500 क्वेश्चन, जो 5000 क्वेश्चन है, इनमें से 3500 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और लगभग 1200 से 1500 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पीवाईक्यू होंगे। ठीक है। तो लगभग इसको इस तरह से कराया जाएगा कि 5000 क्वेश्चन में आपके लगभग एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तरह हम बनाएंगे। तो लगभग 20-25 हजार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे यदि आप इस पूरी सीरीज को पढ़ लेते हैं तो। ठीक है। सो बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की तरफ। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको एपीएफसी से मिलने वाले हैं। एपीएफसी से 8 से 10 क्वेश्चन है। इसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन जो अगले हैं वो ईओएओ से हैं। ठीक है। आज इन दोनों पेपर को उठा रहा हूँ, पेपर बाय पेपर क्वेश्चन को जो है वो उठाते चलेंगे बहुत सिस्टमैटिकली। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आग से मशीनरी के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण प्राप्त बीमा दावा क्या है? द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय द फायर। डैमेज्ड कंप्लीटली बाय द फायर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब भले ही आपको बीमा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना वो अकाउंटिंग का क्वेश्चन था। तो यदि आग से मशीनरी पूरी तरह खत्म हो गई है तो उससे आपको बीमा क्लेम मिलेगा। तो उस बीमा क्लेम को आप किस तरह का सोर्स मानेंगे अपने अकाउंटिंग में? आप इसे कैपिटल रिसीट मानेंगे यानी कि पूंजीगत प्राप्ति, आप इसे रेवेन्यू रिसीट मानेंगे यानी कि राजस्व प्राप्ति, आप इसे पूंजीगत व्यय मानेंगे यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे यानी कि राजस्व व्यय। तो दो चीजें होती है, एक पूंजीगत और एक राजस्व। पूंजीगत प्राप्ति या व्यय होता है, राजस्व प्राप्ति या व्यय होता है। ठीक है। अब इसके बारे में एक बेसिक सिनेरियो समझ लो तुम लोग। देखो, पूंजीगत जो होता है, जो कैपिटल नेचर की चीजें होती है ना, ये बियॉन्ड करेंट ईयर जाती हैं। मतलब जो कैपिटल जहां पर वर्ड लगा होगा ना, ये मोर देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर सस्टेन करेंगे। मोर देन अ ईयर में इनके रिजल्ट मिलेंगे, या मोर देन अ ईयर के ये लाइबिलिटीज होंगी, लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज होंगी, लॉन्ग टर्म की
असेट होंगे, सब कुछ लॉन्ग टर्म में बात चलेगा। लेकिन जहां जहां बात आप रेवेन्यू की करेंगे ना, वहां वहां पर चीजें आपके लिए विद इन अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही होगी, विद इन अकाउंटिंग ईयर की यहाँ पर आपकी क्या चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, बात चल रही होगी। तो ये चीज आपको समझ के चलना, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की थी मैं आंसर की बात करूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसीट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी कैपिटल रिसीट सर, ये भी तो समझाइए। ठीक है, समझने की कोशिश करो। आपका डैमेज क्या हुआ है, आग से आपकी मशीनरी डैमेज हुई है। क्या डैमेज हुई है सर, आपकी मशीनरी डैमेज हुई है। अब हम सभी को पता है जो मशीनरी होती है, जैसे आपने बिल्डिंग ली, आपने बिल्डिंग ली, आपने मशीनरी ली, ठीक है, या आपने लैंड लिया कोई, ठीक है, या आपने प्लॉट लिया कोई, ठीक है, तो ये सभी के सभी तुम्हारे फिक्स्ड असेट कहलाते हैं, फिक्स्ड असेट कहलाते हैं, ठीक है। और जो फिक्स्ड असेट होते हैं ना, ये तुम्हारे कैपिटल से बनते हैं, ये तुम्हारे कैपिटल से बनते हैं, ये एक्चुअल में तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एवज में जो आएगा वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा तुम्हारा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हमने सारे ऑप्शन को एक तरह से डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो यही है, PYQ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन होंगे ना कि तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम्हें कुछ भी छूट रहा है, तुम्हारा कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें नया देखने को लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अभी APFC के 10 क्वेश्चन है शुरुआत में। लेखा मानक 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल लेखांकन मान्यताएं हैं। क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या बोला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि AS1 के हिसाब से कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल। ऑप्शन बी है तुम्हारा गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कंजर्वेटिज्म। सी है तुम्हारा गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी या कंजर्वेटिज्म। डी है गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड या एक्यूरल। अब आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए, कि सभी लोग सोचो और इसका आंसर करने की कोशिश करो कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो। देखो, सारे के सारे की यदि मैं बात करूं तो ये सारे के सारे हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही, इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही, बट ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड करे गए हैं समझ लो जरा। तो पहले कहलाते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस, और दूसरे कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दूसरे क्या कहलाते हैं तुम्हारे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशंस में अंतर क्या है समझने की कोशिश करो। तो जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं ये एक तरह से प्रिंसिपल का ही पार्ट है, लेकिन ये अजम्पशंस इसलिए माने गए हैं क्योंकि पूरी की पूरी बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल इन्हीं पर चलता है, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑपरेशंस में यूज होते हैं। मतलब अजम्पशन जो है ये ओवरऑल प्रिंसिपल्स हैं, और जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं ये अकाउंटिंग को रन करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें अजम्पशंस की, तो 3 अजम्पशंस होते हैं फंडामेंटली। पहला होता है गोइंग कंसर्न, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा कंसिस्टेंसी, और तीसरा होता है तुम्हारा एक्यूरल, ठीक है। अब इन्हें फंडामेंटल क्यों बोला गया जरा समझो, ठीक है। अब बाकी के जो तुम्हारे सारे हैं ना वो यहां आ जाते हैं, बाकी के जो सारे हैं वो यहां आ जाते हैं। अब मैं सबको समझाने वाला हूं, देखो। तो यहां पर तुम्हारा देख लो ना, डिटेल रिवीजन भी होगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेसिकली ये बोलता है कि आप एक बिजनेस शुरू करोगे ना, ये लॉन्ग रन के लिए शुरू करोगे, आप टाइम पास के लिए शुरू नहीं करोगे, ठीक है। आप टाइम पास के लिए शुरू नहीं करोगे, ठीक है। अब आप टाइम पास के लिए शुरू नहीं करो। अच्छा देखना, ये है तो प्रिंसिपल के पार्ट, लेकिन इनको हम कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट और अजम्पशन तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है उनको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, अजम्पशंस में और कंसेप्ट में, ठीक है। अजम्पशंस आपके 3 होते हैं,
कंसेप्ट आपके बाकी रिमेनिंग होते हैं, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। देखो, तो गोइंग कंसर्न की यदि मैं बात करूं, तो गोइंग कंसर्न मतलब आप अपना बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग रन में चलाएंगे, आप उसे सर्टेन टाइम पीरियड में नहीं रोकेंगे। ठीक है, मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया तो 2-4 दिन 8 दिन में कल रुक जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये लंबे समय तक चलने के लिए हमने शुरू करा है। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलता है। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि आपने जो रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करे हैं ना उनको लगातार आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाना है। फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिशिएशन की 3 मेथड में से जो भी एक मेथड यूज करी है वही मेथड ना आपको लगातार यूज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने लीनियर मेथड यूज करी, कल आप कोई और डिक्रीमेंटल मेथड यूज कर लो, परसों कोई और मेथड यूज कर लो, परसों से मतलब अगली साल नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। यदि आप हर एक अकाउंटिंग पीरियड में अपनी मेथड बदलेंगे तो फिर ये कंपैरिजन करना आसान नहीं रह जाएगा। यदि आपको 2 सब्सीक्वेंट ईयर का कंपैरिजन करना है तो उनके पीछे के बेसिक सिनेरियो तो एटलीस्ट सेम होनी चाहिए। और तीसरा होता है एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन हमसे क्या बोलता है कि भाई जब भी हम अपनी अकाउंटिंग में किसी ट्रांजेक्शन को लेते हैं तो उसे उस डेट को लेते हैं जिस डेट को वो अकर हुआ होता है, ना कि उस डेट को जिस डेट को वो रिसीव हुआ होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, जैसे कि रेंट का। मान लीजिए किसी भी डेट की, किसी भी मंथ की 31st को आपका जो मंथ है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको इस डेट पर अपना रेंट पे करना होता है। अब जरूरी तो होता नहीं है कि हम इसी मंथ को रेंट पे करें, कई बार हम 1 को करते हैं, 2 को करते हैं, 5 को करते हैं या 10 को करते हैं नेक्स्ट मंथ की। तो एक्चुअल एजम्पशन ये बोलता है कि चूंकि 31st को ही आपका मंथ कंप्लीट हो जाता है और 31st को ही टेक्निकली आपको अपना रेंट पे करना है, हेंस आप 31st की डेट पर ही इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एक्यूरल ट्रांजेक्शन, एक्यूरल कंसेप्ट। इसी का जस्ट अपोजिट हम आगे पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म होता है। ठीक है, वो कंसेप्ट के अंदर आता है। कंजर्वेटिज्म इसका जस्ट अपोजिट होता है। वो ये बोलता है कि जिस डेट को इंक्योर हुआ उस डेट को नहीं लेना है आपको, जिस डेट को आपने एक्चुअली कैश पे किया या कैश रिसीव करा, यानी कि 31st को तो आपका मंथ कंप्लीट होता है, दैट्स ओके, बट एक्चुअल में आपने रेंट कब पे करा है, 1st को, 2nd को, 5th को या 10th को, या वट एवर द डेट यू हैव पेड योर इंटरेस्ट, पेड योर रेंट, पेड योर ड्यूज, वट एवर, वो जिस डेट को आपने पे करा उस डेट को यदि आप लिखेंगे तो वो कहलाएगा कंजर्वेटिज्म। क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिज्म। देखो यहाँ पर ये वर्ड यूज भी हुआ है, कंजर्वेटिज्म। तो अगले कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, ये 3 अजम्पशन समझ लिए, बाकी कुछ कंसेप्ट समझो। तो अगला होता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? एक्यूरल और कंजर्वेटिज्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये बोलता है जब इंक्योर हुआ तभी ले लो, ये बोलता है जब रिसीव या पेड कर दिया एक्चुअल में तब लिखो आप अकाउंटिंग में। ठीक है, इसके बाद होता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मैं ना शॉर्ट में लिखूंगा। मनी मेजरमेंट ये बोलता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हीं एंट्रीज को लेंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल 2 लोगों ने मिलकर बिजनेस खड़ा किया तो भाई उन लोगों ने जो पैसा लगाया वो हर एक चीज अकाउंटिंग में लिखेंगे जो मॉनेटरी वैल्यू रखती थी। जैसे उन्होंने इन्वेस्ट करा, कुछ मशीन खरीदी, कुछ व्हीकल खरीदे, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, किसी से उधार लिया, किसी को उधार दिया, एटसेट्रा, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स। अब 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलकर बिजनेस की बातें करते हैं, एक दूसरे के इमोशन शेयर करते हैं, हालांकि ये बिजनेस के लिए ही कर रहा है, बट दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन देयर अकाउंटिंग। गॉट इट? आई सेड गॉट। अगला बात आती है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? कंसेप्ट ये समझो। हमने देखा है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि भाई बिजनेस हमेशा एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस रखता है। बिजनेस कैसा एग्जिस्टेंस रखता है? परपेचुअल। ये वर्ड याद रखना है तुम्हें, परपेचुअल एग्जिस्टेंस रखता है। अब सर ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज यदि परपेचुअल है इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम तक रहेगी। जैसे सन परपेचुअल है, अर्थ परपेचुअल है, ब्रह्मांड परपेचुअल है। ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीजें? तो परपेचुअल इसे हम बोलते हैं। परपेचुअल मतलब जिसका एग्जिस्टेंस एक अनडिफिनाइट टाइम के लिए रहेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है कि क्या जब बिजनेस खत्म होगा सैकड़ों सालों बाद तब हम इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे? नहीं भाई, हम क्या करेंगे, इस पूरी टाइमलाइन को एक एक साल के पीरियड में बांट लेंगे और हर एक साल पर देखेंगे कि उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, प्रॉफिट लिया, लॉस बनाया, क्या करा। इसी एक एक पीरियड को, एक एक साल के पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे। ये कई बार 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हो सकता है, कई बार ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है तुम्हारा, अगला कंसेप्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स या फिर
इनकम और एक्सपेंडिचर सेम टाइम पीरियड के लेने होते हैं। मतलब यदि मैं 2024-25 की बात करूं, अकाउंटिंग ईयर 24-25 की बात करूं, तो भाई आपको इस पीरियड के इनकम और इसी पीरियड के एक्सपेंस लेने, तभी आप एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस दिखा पाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप अपने नेक्स्ट लास्ट ईयर के एक्सपेंस ले लें, इस ईयर के इनकम ले लें, इस ईयर के एक्सपेंस ले लें, लास्ट ईयर के इनकम ले लें, तो इससे आप एक लीगल तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सही तरीका क्या होगा कि भाई आप जिस ईयर में हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड में, उस अकाउंटिंग के इनकम और उसी अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस आपको लेने हैं। ये आपका बोलता है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट के बाद अगला जो आता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट आता है। कॉस्ट कंसेप्ट, इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी हम इसे बोलते हैं। अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है तुम्हारा समझ लो। देखो ये चीजें मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आ रहा है ना, उस टॉपिक से जितना कुछ भी हो सकता है ना, वो मैं पूरा बता दूंगा तुम्हें। तो क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल चीज है ना तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो नॉलेज स्काई पर क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हारा यही एडवांटेज है कि तुम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहोगे, तुम 360 प्रिपरेशन कर रहोगे कि एक क्वेश्चन को तुम पूरी तरह से उधेड़ दोगे और उससे पॉसिबल कोई भी यदि क्वेश्चन बन सकता है तो तुम बिल्कुल ले लोगे। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ रटवा नहीं रहा हूँ कि लो इसका आंसर ये, काम खत्म। कॉस्ट कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस डेट को आपने अपना मटेरियल खरीदा था, कोई भी इन्वेंट्री खरीदी थी, कोई भी असेट खरीदा था, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वही वैल्यू लेनी है जो वैल्यू आपने खरीदते टाइम पे करी थी। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने 1 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए में, आज भले ही उसकी कीमत 15 लाख हो, लेकिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी कीमत 10 लाख से ही शुरू करूंगा, बिकॉज मैंने उसको 10 लाख पे किए थे, आज भले ही कुछ हो। यदि मैं अपने आज अकाउंटिंग कर रहा हूँ उस बिल्डिंग के लिए, तो मैं उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो 10 लाख रुपए लूंगा। क्लियर है? मुझे बताओ जरा, सभी को क्लियर है ये? इसके बाद अगली जो कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमसे ये बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमसे ये बोलता है कि भाई बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग लोग हैं। मतलब बिजनेस की अपनी अलग सेपरेट लीगालिटी है और ऑनर की अपनी अलग सेपरेट लीगालिटी है। इसका मतलब बिजनेस कुछ गलत करेगा, बिजनेस के कुछ ड्यूज हैं, बिजनेस के कुछ लोन हैं, वो बिजनेस को ही पे करने, बिजनेस के असेट से ही पे करे जाएंगे। उसी तरह से भी ऑनर के अपने कुछ डेट हैं, अपनी कुछ लाइबिलिटी हैं, अपने कुछ रिस्क हैं, अपने कुछ लाइबिलिटीज हैं, तो वो ऑनर को ही पे करने होंगे, ऑनर के ही असेट से पे होंगे। ठीक है, उसके लिए बिजनेस के असेट नहीं बेचे जाएंगे और बिजनेस के ड्यूज को पे करने के लिए, लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए ऑनर के असेट नहीं बेचे जाएंगे। यही कहलाता है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम और कई बात कर चुके हैं, जैसे मैचिंग कंसेप्ट हम देख चुके हैं, मटेरियलिटी, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और मटेरियलिटी कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। अगला है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इससे हम बोलते हैं डुअल एंट्री सिस्टम। अब हम सभी जानते हैं यहाँ पर यदि कोई डीआर है तो कोई सीआर होगा, मतलब कहीं यदि डेबिट एंट्री है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट एंट्री भी होगी, और कहीं क्रेडिट एंट्री है तो उसकी डेबिट एंट्री भी कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी आते हैं। अगला, ये यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो। ठीक, अगला है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई आप जो भी अपनी अकाउंटिंग में मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो आपको फुली डिस्क्लोज करनी है ताकि शेयर होल्डर्स ईजिली डिसीजन ले सकें, समझ सकें आपके चीज़ों को। और आखिरी है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी आपको अपने अकाउंटिंग में लेनी है। सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारी की सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपनी अकाउंटिंग में लेनी है, ये ज़रूरी है। ठीक है, यही बोलता है हमारा क्या, मटेरियलिटी कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है खास। बढ़ते हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? अब सबसे पहले हिंदी में स्टेटमेंट पढ़ लेते, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी में स्टेटमेंट बोलता है भाई कि पूंजी आरक्षित निधियां सामान्यतः मुक्त या वितरणीय लाभों से सृजित होती हैं। बी, लाभांश समकारी आरक्षित निधि सामान्य आरक्षित निधि का एक उदाहरण है। ठीक है। सी है,
सामान्य आरक्षित निधि का केवल किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। डी है प्रावधान लाभ के विरुद्ध प्रभार है। अब इन्हीं स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो कैपिटल रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बी बोलता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ जर्नल रिजर्व। सी है जर्नल रिजर्व्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो यदि हम 44 की बात करें तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। 44 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी होता है कि जो प्रोविजन होता है वो चार्ज के अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट किया जाने वाला चार्ज होता है। मतलब आपको एक्स अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है और यदि आप कुछ प्रोविजन करेंगे, मान लीजिए आपने एक्स आपका प्रॉफिट है और आपने वाई अमाउंट का प्रोविजन करा है, तो आपका जो फाइनल प्रॉफिट बनेगा वो एक्स माइनस वाई बनेगा। मतलब आपके प्रॉफिट में से आपके प्रोविजन अमाउंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। प्रोविजन जनरली प्रॉफिट में से कम घटा दिया जाता है जिन भी चीज़ों का आप प्रोविजन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या कहते हैं कि जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो भाई जब नाम में ही जर्नल है तो स्पेसिफिक कैसे हो सकता है, स्पेशल कैसे हो सकता है? जैसे सुपर कंप्यूटर हमने पढ़े थे तो और जनरल कंप्यूटर हमने पढ़े थे, तो जनरल कंप्यूटर मतलब जो सारी चीज़ें कर सके, तो जो जर्नल है वो कोई स्पेसिफिक टास्क कैसे करेगा? तो जो जनरल रिजर्व है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए कैसे होंगे? तो ये तो यही गलत हो गया था। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल रिजर्व, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो है ये डिविडेंड को हैंडल करने के लिए बनाया गया। इसका मतलब इसका एक स्पेशल पर्पस है कि ये डिविडेंड के सिनारियो में यूज होगा, और जर्नल रिजर्व तो भाई जर्नली यूज होते, तो ये भी गलत हो गया था। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो कैपिटल रिजर्व होगा आपका, ये तो आपकी कैपिटल एक तरह से वैल्यू है जो आपने इनिशिएट करते समय, शुरू करते समय, बिजनेस करते समय बनाई होगी। ठीक है, आई गेस सभी लोगों के लिए चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक क्लियर, यदि क्लियर हो गई है तो एक बार लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं कि सर सारी चीज़ें क्लियर है। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ हर एक बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन ईपीएफसी में भी आया है, ये क्वेश्चन ईओ में भी आया है, और 100% यहाँ से एक क्वेश्चन ना तुम्हें देखने मिलने वाला है 2025 में। मतलब एरर्स से इस बार मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि आएगा, 100% मैं श्योर हूँ कि अकाउंटिंग में एरर्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझो फिर हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अभी इसको कोई नहीं देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा त्रुटि नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो है इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। लेखा त्रुटि नहीं है, एरर ऑफ कमीशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन इंग्लिश में दिया था, हिंदी में लेखा त्रुटि दिया है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 45 था। एपीएफसी का पेपर है ये 2023 का। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, कि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, इसीलिए इंग्लिश में पढ़ो। क्योंकि देखो हिंदी में ये लेखा त्रुटि अकेला दिया है, अकाउंटिंग एरर बात करी है, लेकिन इंग्लिश में एरर ऑफ कमीशन दे दिया गया। और आप सभी लोग इतने सक्षम में जानते हैं कि जब भी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हिंदी में कुछ दिया और इंग्लिश में कुछ दिया, तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई इंग्लिश में ही पढ़ा करो, सही रहेगा। कि कभी ऐसी गलती हो जाती तो आपको क्वेश्चन तो बचेगा। अब क्योंकि एरर ऑफ कमीशन इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर। ठीक है, अब इनमें से कौन सा एरर नहीं है, पहले हिंदी में पढ़ लो। विक्रय बही में अधिक दिखाना, रमेश को उधार बिक्री 5,000 उसके खाते में जमा किया, मशीनरी लेखा का गलत शेष निकाला, नगद बिक्री रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई। अब इनमें से कौन सा जो एरर नहीं है, हमसे ये पूछा है। तो भाई बेसिकली देखो ना, तो ये तो सभी एरर हैं। लेखा त्रुटि नहीं है, अकाउंटिंग एरर कौन सा नहीं भाई है, तो ये सभी के सभी एरर, बट ये अलग अलग टाइप के एरर है। तो इनमें से कोई एक कमीशन का एरर नहीं है। ठीक है, तो ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक एरर ये भी है। क्रेडिट सेल्स ऑफ रमेश 5,000 credited to his account, wrong balancing in machinery account,
कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो भाई कैश में जो भी होता है वो तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए, कैश बुक में नहीं है। तो एरर तो सारे, इसीलिए हिंदी वाला क्वेश्चन ये गलत था। इतने यूट्यूबर्स ने आपको ये क्वेश्चन कराए लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं समझाई होंगी, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इंग्लिश में क्वेश्चन प्लीज जरूर पढ़ें, प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले अब तुम समझो इसका आंसर, फिर हम ये टाइप्स ऑफ एरर के कंसेप्ट को समझते हैं। और इस बार एक क्वेश्चन मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस बार मुझे एक क्वेश्चन जो है ना वो आता हुआ दिख रहा है। तो 45 नंबर का जो आंसर है वो हमसे कमीशन का एरर पूछा गया, और ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 45 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब तुम जरा समझ लो, देखो कुछ एरर्स के टाइप समझ लो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 ये टाइप्स के एरर होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ एरर तुम्हें याद रखने हैं। अकाउंटिंग में होते हैं, ठीक है। अब पांचों को समझ लो। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली मिस्ड फ्रॉम द बुक। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन को बुक से ही मिस कर दो, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को बुक से ही मिस कर दो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं से एरर ऑफ कमीशन सॉरी एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग पोस्टिंग। तीसरा क्वेश्चन है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा, देखो तुम इसका आंसर देखोगे ना तो तुम्हें डी देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें इसका आंसर डी, ये तुम्हें देखने को मिलेगा एज पर द रूल, मतलब एज पर द आंसर सीट। लेकिन अब यहाँ पर भी एक झोल है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा झोल है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं कि द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। यदि अकाउंटिंग का टाइप ही आपने बदल दिया तो वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि टू और मोर एरर्स कैंसिल ईच अदर। जब दो गलतियां हों और दोनों गलतियों से दोनों गलतियों के इफेक्ट खत्म हो जाएं तो उसे कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। मतलब पहली गलती को दूसरी गलती ने छुपा लिया। आपने एक गलती करी तो गलती हो गई, लेकिन आपसे दूसरी गलती भी हो जाती है, और गलती ऐसी होती कि पहली गलती में जो गलती करी ना वो गलती खत्म हो गई। अब ये बहुत गलती गलती हो गया ना, तो समझो हुआ क्या था, ध्यान से समझना। एक बॉल यहाँ रखी थी, ठीक है, मैंने कुछ गलत किया तो ये बॉल यहाँ आ गई, ये बॉल यहाँ आ गई। अब क्या हुआ, ये बॉल, ये नंबर 1 बॉल यहाँ आ गई। अब मुझे क्या करना था, एक बॉल यहाँ थी नंबर 2 की, अब मुझे वो नंबर 2 की बॉल यहाँ भेजनी थी। अब हुआ क्या कि मैंने कुछ ऐसा किया, शॉट मारा, गलत धोखे से शॉट लग गया, तो इसको भी लगा, तो ये नंबर 1 बॉल जाके यहाँ, नंबर 2 बॉल जाके इससे टकरा के यहाँ पहुंच गई, नंबर 1 इससे कट खा के यहीं आ गई वापस एक तरह से। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दूंगा, ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दे रहा था मैं, समझने की कोशिश करना, अभी ये एग्जाम्पल भी लिखूंगा। कंपनसेटिंग एरर हो गया। एरर ऑफ रिवर्सल का मतलब ये कि ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट। अब देखो जरा ओमिशन और कमीशन में, और तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम बोलोगे सर कुछ गड़बड़ लग रहा है। बिल्कुल गड़बड़ है, पूछो क्यों। देखो मेरे हिसाब से ना ये एरर ऑफ ओमिशन होगा, ये वाला एरर ऑफ ओमिशन होगा। ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली मिस्ड फ्रॉम द बुक। यदि आंसर डी है तो देखो कैश बुक से आपने इसको मिस कर दिया, इसीलिए ये एरर ऑफ कमीशन ना होकर एरर ऑफ ओमिशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एरर ऑफ कमीशन के हिसाब से यदि हम बात करें तो ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। रिकॉर्डेड इनकरेक्टली, देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग की तो बात हो ही नहीं है, रॉन्ग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो अब तुम इस चीज को जरा समझो। हाँ, अब इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि भाई यदि कैश सेल्स में से नहीं लिखा है तो इसे कहीं और लिख दिया होगा, तो ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली हम ये मान सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन इसका डी जो है वो सही बनता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल तुम यहाँ समझ लो ताकि तुम्हारे एरर के क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पक्का आएगा और एरर से ना तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इसी तरह का कोई, ठीक है। तो देखो एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि तुमने ना कंप्लीटली या पार्सली किसी ट्रांजेक्शन को मिस कर दिया। जैसे सेल ऑफ 10,000 वाज मेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। अब देखना वही चीज है ना, कैश सेल्स हुई लेकिन कैश अकाउंट में, कैश बुक में से नहीं लिखा गया। वही तो बात हो गई, इसकी 10,000 की सेल हुई है लेकिन तुमने उसको सेल्स अकाउंट में नहीं लिखा। बात समझ पा रहे हो ना मेरी, यही चीज तो एरर ऑफ ओमिशन का ही एग्जाम्पल है बेसिकली, तो ठीक है। और ये आंसर डी दिया है तुम्हारे किसमें, जो आंसर सीट, ऑफिशियल आंसर सीट थी उसमें।
तो उस ऑफिशियल आंसर शीट के हिसाब से मैंने कहा थोड़ी सी छेड़छाड़ नहीं करूँ, अदरवाइज तुम लोग चेक करते हो तो बोलते हो कि सर ये ऐसा ऐसा था। बहुत सारे बच्चे कल कुछ क्वेश्चंस पर भी बोल रहे थे, हालांकि मैंने उनको एक्सप्लेनेशन भी दिया था उसका। इसका भी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आंसर तुम्हें ऑफिशियल आंसर के हिसाब से बता दिया, बट मैं सामने प्रूफ रखी हूँ तुम्हारे, ठीक है। अगला है अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। एक ट्रांजेक्शन को इनकरेक्टली तुमने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब 5,000 का परचेज करा और 50,000 का लिख दिया तुमने, या 50,000 का करा 5,000 लिख दिया, तो इसे कमीशन का एरर बोलते हैं, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई तुमने ना गलत टाइप के अकाउंट में ही लिख दिया, मतलब असेट को लायबिलिटी में लिख दिया, लायबिलिटी को असेट में लिख दिया, है ना। इनकम एक्सपेंस था उसको रियल अकाउंट में डाल दिया। तो जब आपने अकाउंट टाइप ही बदल दिया, तो जैसे कि मशीनरी आपने परचेज करी 1 लाख की और उसको रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस अकाउंट में इंस्टेड ऑफ असेट अकाउंट में, तो आप समझ पा रहे हो ना कि आपने असेट को एक्सपेंस बना दिया। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, सैलरी ओवर पेड बाय 2,000 एंड रेंट अंडर अंडर रिकॉर्डेड बाय 2,000। तो कंपनसेट हो गया कि ये ज़्यादा दे दिया था लेकिन यहाँ कम कर दिया, तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई कि एक जगह आपने ज़्यादा पैसा दे दिया था लेकिन दूसरी जगह आपने कम पैसा देकर उसको रिकवर कर लिया। और एरर ऑफ रिवर्सल का मतलब क्या है कि रेंट रिसीव्ड 8,000 रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ इनकम। मतलब एक्सपेंस था तो उसे डेबिट साइड आना चाहिए था, लेकिन आपने इनकम में ले लिया था, वो क्रेडिट साइड आ गया। समझ पा रहे हो, ठीक है, गुड। तो इतना डिटेल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पढ़ोगे तुम। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर क्या है, ईपीएफसी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस द्वारा सूचित नहीं की जाती है। श्री सिंह से की गई 1,000 की उधार खरीद गलती से श्री आकाश के खाते में जमा हो गई। बी, श्री संधु से की गई 20,000 की उधार खरीद गलती से रोज नामचा में 2,000 के रुपए में दर्ज हो गई। सी, एक अस्थाई शेड के स्थायी भवन में रूपांतरण को मरम्मत और रखरखाव व्यय के रूप में दर्ज कर लिया गया, या सहायक अभिलेख वही से खाता बही दर्ज करने में हुई त्रुटि। ठीक है, तो हमसे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो त्रुटि है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगी, इनमें से कौन सा जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ 1,000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिटेड रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश। बी, credit purchase of 20,000 from Mr. Sandhu is recorded in day book as 2,000। इसको पूरा समझना, इसमें बहुत अच्छी चीज है ना, तुम्हें आज सीखने मिलने वाली इस क्वेश्चन से, है ना। मैं इसलिए डिटेल में दे रहा हूँ कि भले ही मैं क्वेश्चन इसमें कम हो लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बी है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेरी शेड इनटू अ परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज रिपेयर रेंट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। और डी है एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम बुक ऑफ सब्सिडायरी रिकॉर्ड टू द लेजर। कौन सा सही होगा 43 की मैं बात करूं तो। अब जरा ध्यान से समझना, अब इस चीज को ध्यान से समझो कि इसका पहले तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सब्सिडायरी रिकॉर्ड टू द लेजर। देखो अब कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं, वहां से तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। उसका रीजन आपको यहां पर समझ आ जाएगा अभी कि अभी। तो जैसे ही हम बात करते हैं किसकी, जैसे ही हम बात करते हैं हमारी ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस के बारे में पहली चीज आप समझो कि ट्रायल बैलेंस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बारे में एक चीज आप समझो, ट्रायल बैलेंस कौन कौन से एरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है या कौन कौन से एरर जो है वो नोटिस करता है। तो एरर्स रिफ्लेक्टेड बाय, एरर्स रिफ्लेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कौन कौन से एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पहला सबसे पहले की यदि मैं बात करूं तो पार्शियल ओमिशन। कैसा है पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। अब सर बात ये आती है कि ओमिशन यदि आपको क्लियर है तो पार्शियल ओमिशन समझ जाएंगे। ओमिशन का एरर हमने क्या देखा था कि ट्रांजेक्शन को आपने कंप्लीटली या पार्शियली मिस्ड कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा होता है रॉन्ग अमाउंट एंट्री।
तीसरा जो होता है आपका वो होता है डेबिट क्रेडिट रिवर्सल। डेबिट क्रेडिट रिवर्सल, डेबिट क्रेडिट रिवर्सल, ठीक है। अब यदि इन तीन में से कोई एक एरर है तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखेंगे, और यदि नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेंगे। अब एक चीज और समझ लो, एरर्स रिफ्लेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, और यहां पर देख लो एरर्स नॉट रिफ्लेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। तो कौन कौन से नहीं होते? तो इसमें दो एरर तुम्हें याद रख ले। एक तो होता है कंपनसेटिंग एरर, एक क्या होता है तुम्हारा कंपनसेटिंग एरर, और एक जो दूसरा है तुम्हारा ये है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, ये दो एरर जो है ना ये रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अब तुम यहां पर देखो, एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सब्सिडायरी रिकॉर्ड टू द लेजर। अब बुक ऑफ सब्सिडायरी रिकॉर्ड टू द लेजर का मतलब क्या हुआ कि ये किस तरह की एंट्री है? ये है हमारी एंट्री पार्शियल ओमिशन की। कैसी एंट्री है ये? पार्शियल ओमिशन की एंट्री हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, क्रेडिट बैलेंस 1000 का था और मिस्टर सिंह को क्रेडिट करना था, लेकिन रॉन्गली अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल दिया। तो जब आपने अकाउंट बदल दिया तो ये प्रिंसिपल एरर बन जाएगा। अब प्रिंसिपल एरर तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्रेडिट परचेज 20,000 की थी फ्रॉम मिस्टर साधु, इज रिकॉर्डेड इन डे बुक एज 2000, रिकॉर्डेड एज 2000। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन एक तरह से। तो एरर ऑफ कमीशन भी इसमें हम नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेरी शेड इनटू अ परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये भी क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल एरर है। ये भी क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल एरर है। तो ये तीनों नहीं होंगी, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 43rd का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चीज? चलो अब आगे बढ़ते, ये न्यूमेरिकल्स को भी छोड़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 था तुम्हारा। हाँ, 79 क्वेश्चन, 70 छोटे, 79 क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेखाकरण नीतियों के चयन और अनुप्रयोग के प्रमुख विचार बिंदु नहीं है? विवेक, समरूपता, प्रारूप के बजाय सार या सारता। Which of the following is not a major consideration in major consideration in selection and application of accounting policies? तो जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज बना रहे होंगे तो इनमें से किस एक चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है? प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, सबसिस्टेंस ओवर फर्म, मटेरियलिटी। ठीक है, तो यदि हम 79th क्वेश्चन की बात करें तो देखो, प्रूडेंस तो तुम्हें चाहिए, बिना विवेक के तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब तुम्हें लगातार चीजों को जो है वो लगातार तुम्हें रहना होगा। कंसिस्टेंसी हमारा प्रिंसिपल भी देखा हमने। सी है प्रारूप के बजाय सार, सबसिस्टेंस ओवर फॉर्म, और मटेरियलिटी। भाई मटेरियलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो करते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं, तो एज पर ऑफिशियल आंसर इसका आंसर भी है कंसिस्टेंसी। 79 का आंसर भी है कंसिस्टेंसी, ठीक है। बट पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है ना, इसको हम ज्यादा वरीयता देने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑफिशियल आंसर कंसिस्टेंसी है, ये भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना, इकट्ठे मैं करा रहा हूँ, एक पूरी क्लास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बेस्ड, ठीक है, जिसमें करीब मैंने 15 से 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं। वो क्लास अलग से सेपरेट वीडियो है आपके लिए, इसीलिए मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? देखो, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, तो समझो। 5,000 रुपीज स्पेंड टू रिमूव अ वॉर्म आउट पार्ट, दिस पार्ट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू इंजन। ठीक है, ये हो गया। एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर फॉर परचेजिंग अ न्यू मशीन, फ्रिज एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी परचेज्ड, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग अ सेकेंड हैंड मशीन बिफोर
पुट टू यूज। अब इनमें से कौन सा जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जिसके रिटर्न ना तुम्हें बियॉन्ड एन अकाउंटिंग पीरियड मिलेंगे। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि इसके जो रिटर्न्स होंगे हमें मिलेंगे बियॉन्ड एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के बाद भी हमें इसके रिटर्न जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम ध्यान से समझते हैं। पूंजीगत व्यय नहीं है तो ध्यान से समझना। 5,000 रुपये आपने स्पेंड करे एक वॉर्न आउट पार्ट को रिप्लेस करने में। भाई 5,000 का इतना बड़ा अमाउंट है कि उसको रिकवर होने में सालों लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब एक्सपेंस ऑन फॉरेन टूर फॉर परचेजिंग अ न्यू मशीन। अब ध्यान से समझना, एक नई मशीन को आप परचेज कर रहे हैं, उसके लिए आपने फॉरेन टूर दिया। फॉरेन टूर छोटा मोटा तो होता नहीं, और नई मशीन के परचेजिंग के लिए भेजा है। तो न्यू मशीन एक असेट है, और जब भी कोई मशीनरी की बात होगी ना तो उसके जो एक्सपेंस होंगे ना वो हमें टाइम ओवर टाइम मिलेंगे। ठीक है, तो ये लगभग लग रहा है कैप। देखो ये तो बिल्कुल नहीं, तो आंसर तो ये, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है हमें कि भाई हाँ ठीक है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक से ज़्यादा साल मशीन की बात हो रही है। फ्रेज एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी परचेज। अब एक चीज बताओ, तुम्हें इंश्योरेंस जो लिया है ना तुमने, वो हर साल लेते जाओगे तुम। ठीक है, और कई सालों में एक आध बार कुछ घटना होगी, उससे तुम्हें इसका पैसा मिलेगा। मतलब क्या होता है, जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हर साल लेते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हम हर साल उसका क्लेम भी लें? क्लेम हम हो सकता है कई सालों में सिर्फ एक बार लें, इसीलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयरिंग सेकेंड हैंड मशीन बिफोर पुट टू यूज, ये तो भाई 100% कैपिटल है। क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी मशीन को, किसी भी असेट को खड़ा करते हैं, तो उस असेट की जो टोटल वैल्यू बनती है वो बनती है असेट प्राइस प्लस उसको जो भी ठीक ठाक कराने में पैसा लगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिला के उसकी कॉस्ट बनाते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए ये हो गया। अब आते हैं हमारे अगले सिनारियो पर। तो यहां से अब आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ईओएओ के। किसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों? ईओएओ के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अब ईओएओ के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इस क्लास को हम देखेंगे कल फिर से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये तो आपकी हो गई पीवाईक्यू की क्लास। इसके अलावा आपको अभी एप्लीकेशन पर एक और क्लास मिलेगी जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, और जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के होंगे। किसके होंगे? इंडस्ट्रियल रिलेशंस के होंगे। तो ऐप पर 2 क्लासेस हैं आज, यूट्यूब पर ये एक क्लास है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।